इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस बार की कितनी जाने की संभावना है कि 2025 में कितनी जा सकती है कट ऑफ, ये देखेंगे। यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है और एसटी है। और यहाँ पे ईयर दे रखा है 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल की कट ऑफ 2018 में कितनी गई थी। तो ये 86 क्वेश्चन थी। कितनी थी? 86 क्वेश्चन थी। लगभग नंबर बैठेंगे इसके 126 के आसपास। इसी तरह से 2019 में कितनी गई थी? 88 क्वेश्चन था और इसमें 117 नंबर थे। कितने थे? 117 नंबर थे 2019 में। इसी तरह से देखते हैं 2020 में कितने थे क्वेश्चन? 82 क्वेश्चन पर गई थी लगभग। और नंबर कितने थे? लगभग 110 के आसपास गई थी। 2021 में 86 क्वेश्चन पर थी और 115 नंबर थे। 22 में कितनी थी कट ऑफ? 83 क्वेश्चन पर गई थी जनरल वालों की और नंबर कितने थे? 111 के आसपास। इसी तरह से 23 में था। तो 23 में कितने थे? 94 क्वेश्चन पर गई थी और नंबर कितने थे? 125 के आसपास। 24 में लगभग 82 के आसपास थे। कुछ कह रहे थे 82 गई है, कुछ 72 पे भी हुआ है कुछ का सिलेक्शन जिनके 72 क्वेश्चन थे। और 2025 में लगभग कितने जाने की संभावना, ये देखते हैं। तो 87 प्लस माइनस 2 जाने की संभावना है। पेपर तो आसान ही था, लगभग मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन इसके जो ऑप्शन थे वो स्टेटमेंट वाले थे। ठीक है, और क्वेश्चन कंफ्यूजन भी करने वाले थे। फिर जो कट ऑफ है, ये हमारी जो सीटों की संख्या है उससे भी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो लगभग इस बार जो सीट है वो लगभग 700 के आसपास सीटें हैं। 2025 में 700 के आसपास सीटें हैं। तो लगभग 87 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, इतने पे कट ऑफ जाने की संभावना है। यहाँ पर जो कट ऑफ है ओबीसी वालों की लगभग सेम ही रहेगी, ईडब्ल्यूएस वाले की एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा, एससी वालों की थोड़ी कम जाएगी, एसटी वालों की और कम जाएगी। कहने का अर्थ है जिसके भी क्वेश्चन 87 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं, प्लस माइनस यानी कि या तो 89 कह लो, या अगर माइनस करेंगे 2 तो 85। जिनके भी 85 या 89 तक बन रहे हैं वो क्या करे, अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, अभी से मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो एग्जाम तक आते आते आपका अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसी क्रम में ये हम देख रहे हैं, ये जीएस वन का मेंस का 2024 का जो पेपर हुआ था जीएस वन का, वो पेपर है। ये पहला क्वेश्चन है इसमें, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का परिचय दीजिए। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे ये दूसरा है, तीसरा है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन कितने, इसमें 20 तक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा यूपी पीसीएस मेंस का 2024 का, जो लास्ट ईयर मेंस हुआ है उसी का क्वेश्चन है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने का है? 8 नंबर का है। और कितने वर्ड का है ये? तो 125 शब्दों में लिखना रहता है इसको। ठीक है, हालांकि इसका जो सॉल्यूशन है 125 से ज्यादा शब्दों में लिखा हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे और क्वेश्चन के साथ पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए ये लगभग 250-300 वर्ड में है। अच्छा, पीसीएस में दो खंड रहते हैं, खंड ए रहता है और खंड बी रहता है। ठीक है, खंड ए में क्या रहते हैं? क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक रहते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक रहते हैं, जो 8 नंबर के रहते हैं। कितने के रहते हैं? 8 नंबर के रहते हैं और इनको लिखना रहता है 125 शब्दों में लिखना रहता है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे खंड में, खंड बी में क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक रहते हैं, जो 12 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहता है। तो 12 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको 200 शब्दों में लिखना रहेगा। कितने शब्दों में लिखना रहेगा? तो 200 शब्दों में लिखना रहेगा उसको। इस तरह से कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 20 क्वेश्चन हो गए। पूरा पेपर जो रहता है ये 3 घंटे में लिखना रहता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में लिखना रहता है और 200 नंबर का पेपर रहता है ये पूरा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों का परिचय दीजिए। जिस प्रकार से किसी भी मूवी का हीरो रहता है और मूवी पूरी उस हीरो के इर्द गिर्द चलती है, इसी तरीके से क्वेश्चन में भी क्या रहता है? कोई ना कोई कीवर्ड रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन का हीरो रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानना है। सबसे पहले क्या है हमारा? तो साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, इसका परिचय देना है। इसके लिए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए, यानी कि साहित्यिक स्रोत तो हमें बताने हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे ना क्वेश्चन का सबसे पहले प्रारूप समझ लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 3 भाग में उसको बाँटा जाता है। नंबर 1 क्या रहता है? क्वेश्चन का शुरुआत में प्रस्तावना या भूमिका रहती है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या रहता है? उसकी मेन बॉडी रहती है। क्या रहती है? मेन बॉडी रहती है। ठीक है। और फिर हमारा तीसरा रहता है निष्कर्ष।
तो निष्कर्ष रहता है। जो हमारे 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी कि 125 शब्द वाले जो क्वेश्चन है, उसमें भूमिका लगभग कितने शब्दों की रखनी है? 25 शब्दों की भूमिका हमें रखनी है। 25 में 30 भी हो सकते हैं, तो 25 शब्दों की भूमिका रखनी है हमें इसमें। इसी तरह से जो निष्कर्ष है, वो भी हमारा लगभग 20 से 25 शब्दों में ही रहेगा। तो निष्कर्ष भी 20 से 25 शब्दों में ही रहेगा निष्कर्ष। अब हम आते हैं मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में हमें क्या-क्या करना रहता है? या तो हमारा क्या रहेगा उसमें, सकारात्मक पक्ष रहेगा या नकारात्मक पक्ष रहेगा, ठीक है? या फिर हम कोई सुझाव देंगे, ठीक? या फिर हम प्रभाव बताएँगे मेन बॉडी में, ये तो करेंगे। तो मेन बॉडी में क्या रहेगा, या तो सकारात्मक पक्ष या फिर नकारात्मक पक्ष रहेगा, या फिर सुझाव रहेंगे या फिर प्रभाव रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो निष्कर्ष रहेगा हमारा क्या रहेगा, सकारात्मक रहेगा हमेशा। तो सकारात्मक निष्कर्ष लिखेंगे हम हमेशा। अब हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए साहित्यिक स्रोतों का परिचय दीजिए। तो साहित्यिक स्रोतों का परिचय देना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बताना है हमें। अभी इस क्वेश्चन में जो हमारे साहित्य के स्रोत है, वो कौन-कौन से हो जाएँगे? एक तो नंबर 1 तो है हमारा धार्मिक साहित्य है। इसी तरह से नंबर 2 क्या है हमारा? नंबर 2 है यहाँ पे धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य में भी हमारे 2 भाग है। क्या है? एक तो ऐतिहासिक ग्रंथ है और दूसरा हमारा विदेशी विवरण है। धर्मेत्तर साहित्य में हम क्या करेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ ले लेंगे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है? तो इसमें मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट के चरित्र में हर्षवर्धन की जीवनी वगैरह है। इसी तरह से जो दूसरा भाग है विदेशी विवरण का, यूनानी और रोमन लेखक है और चीनी यात्री है, फाहियान, ह्वेनसांग वगैरह है। जैसे फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया है। फिर उसके बाद क्या है, ये निष्कर्ष लिखा हुआ है। अब उत्तर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण और विविध स्रोतों में से एक है। इन स्रोतों को मोटे तौर पर धार्मिक साहित्य और वे धर्मेतर साहित्य में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया है यहाँ पे, धार्मिक साहित्य की डिटेल लिख ली है। इसको इंग्लिश में रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं। धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं को समझने के लिए अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य में भी पहला भाग देखते हैं। क्या है इसमें? ब्राह्मण साहित्य है। इसमें क्या है, हमारा वेद है। दूसरे में क्या है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरी हेडिंग बना ली है। तीसरी हेडिंग क्या बनाई है हमने इसमें, महाकाव्य और सूत्र वगैरह बना ली है। तो ब्राह्मण साहित्य में पहला वेद है, ये क्या कौन-कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ये जो वेद है, ये प्रारंभिक आर्यों के जीवन, उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचना और भूगोल पर प्रकाश डालते हैं, कि प्रारंभिक आर्यों का जीवन कैसा था, ठीक है? धार्मिक विश्वास कौन-कौन से थे वो? बहुदेववाद में विश्वास करते थे या एक देववाद में? सामाजिक संरचना कैसी थी? या महिलाओं की स्थिति कैसी थी? फिर भूगोल पर प्रकाश डालते हैं, कहाँ रहते थे? तो सब सेंधव प्रदेश में रहते थे। प्रारंभिक आर्यों का जीवन कैसा था? पशु प्रधान था या कृषि प्रधान था? इसके बाद हम आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सब वेदों के बाद आए हैं। इसमें क्या है? एक तो वेदों की व्याख्या की गई है और दूसरे इसमें दार्शनिक विचार है। जो उपनिषद है इसमें तो दार्शनिक ही विचार है। फिर अनुष्ठान और जीवन शैली का वर्णन है इसमें। साथ में महाकाव्य, 2 महाकाव्य देखते हैं हम, रामायण है और महाभारत है। ठीक है? तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। और महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। महाभारत यद्यपि बाद में संकलित किए गए हैं, उस युग के सामाजिक मूल्य, नैतिकता और राजनीतिक संघर्षों की जानकारी देता है। महाभारत में क्या है हमारा? तो कौरव और पांडवों के बीच में क्या है? युद्ध है इसमें। तो और साथ में वहाँ की क्या जानकारी मिलती है? प्रशासन की जानकारी, राजनीति की जानकारी मिलती है। फिर रामायण में क्या है? राम का पूरा चरित्र है। और उस समय की क्या जानकारी है हमारे यहाँ पे? सामाजिक की जानकारी, नैतिकता की जानकारी और राजनीति की जानकारी है। अब महाकाव्य के बाद आते हैं, हम सूत्र पर आते हैं। इन सूत्रों में क्या है हमारा? नियम और विनियम लिखे हुए हैं। इन सूत्रों में के उदाहरण क्या क्या है इसमें? कल्प सूत्र है, धर्म सूत्र है, गृह सूत्र है। ये नियम और विनियमों पर का निर्धारण करते थे। समाज में नियम कैसे होने चाहिए, ठीक है? समाज के नियमों पे चलना चाहिए, वो सब सूत्रों में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम पुराण। पुराण जैसे कौन-कौन सी पुराण है? जैसे वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, या फिर या फिर विष्णु पुराण है। जैसे वायु पुराण है, वायु पुराण में किसकी जानकारी है? गुप्तों की राजनीति की जानकारी है इसमें, ठीक है? वहाँ के समाज की जानकारी है। मत्स्य पुराण में क्या है? आंध्र सातवाहनों की जानकारी है, ठीक है? इसी तरह से विष्णु पुराण में किसकी है? मौर्यों की जानकारी है।
इन पुराणों में क्या है, ये वंश, राजाओं और पौराणिक कथाओं के माध्यम से प्राचीन इतिहास को समझाते हैं। ठीक है? इन पुराणों में क्या दिया हुआ है, राजाओं की वंशावली भी दी हुई है। तो हमने धार्मिक साहित्य देख रहे थे, धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण साहित्य कर लिए। अब धार्मिक साहित्य में हम क्या करने जा रहे हैं, तो बौद्ध साहित्य करने जा रहे हैं। बौद्ध साहित्य के बाद क्या करेंगे, हम जैन साहित्य करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हम क्या देखेंगे, पहले त्रिपिटक देखेंगे, फिर जातक कथाएँ देखेंगे। जैसे 3 पिटक कौन-कौन से, विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम पिटक है। इनमें क्या दिया हुआ है, तो बौद्ध संघ के नियम दिए हुए हैं, बुद्ध के उपदेश हैं, यानी कि बुद्ध की शिक्षाएँ हैं और बौद्ध के दर्शन का विवरण है। ठीक है? इसी तरह से फिर है जातक कथा। जातक कथा में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। ठीक है? और साथ में ही जो उस समय के सामान्य लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। तो ये जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ, ये क्या बताती है, उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बताती है। फिर दूसरा हम देख रहे हैं इसमें जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या है, अंग है और उपांग है, ये इसी के भाग है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो महावीर के सिद्धांत यानी जैन धर्म के सिद्धांत हैं। जैन धर्म के दर्शन है इसमें, और इन ग्रंथों में राजवंश और ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख है। तो इस तरह से ये बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी हमें क्या दे रहे हैं, प्राचीन में इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे भाग में देख रहे हैं धर्मेतर साहित्य, यानी कि धर्म से इतर जो साहित्य है। ठीक है? जिसको हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी बोलते हैं। ये स्रोत धार्मिक विचारों के बजाय क्या देते हैं, ये राजनीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण, नाटक और जीवनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये स्रोत धार्मिक विचारों के बजाय राजनीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण, नाटक और जीवनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये जो धर्मेतर साहित्य है, इसमें भी ऐतिहासिक ग्रंथ है पहले भाग में, दूसरे भाग में क्या है, विदेशी विवरण है। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथ कर रहे हैं, उसमें क्या देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखेंगे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें क्या मिलता है, तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है, वहाँ का प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सैन्य रणनीति कैसी थी। तो इस अर्थशास्त्र में क्या दिया हुआ है, सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें सैन्य रणनीति भी है। फिर इसमें क्या है हमारा, राज्य कला पर एक व्यापक ग्रंथ है ये। ठीक है? फिर दूसरा हम देख रहे हैं इसमें बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, हर्षचरित्र। इसमें क्या है, राजा हर्षवर्धन की जीवनी है और उसके शासनकाल की पूरी जानकारी मिलती है। इसी तरह से विशाख दत्त ने लिखी हुई है मुद्रा राक्षस। ठीक है? ये एक नाटक है। तो यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। इसी तरह से कल्याण की राजतरंगिणी देखते हैं। इसमें क्या कश्मीर का इतिहास है। ठीक है? उसी का क्या व्यवस्थित और कालक्रमानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है इसमें। इसी में हम दूसरा भाग देते हैं विदेशी विवरण। विदेशी में भी दो विदेशी का हम ज़्यादा देखते हैं, यूनानी, रोमन प्राचीन भारत में, और दूसरा चीनी यात्री है। तो सबसे पहले यूनानियों का देखते हैं, यानी रोमन लेखकों का देखते हैं। तो हम देखते हैं मेगास्थनीज, जो किसके समय था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। तो मेगास्थनीज की इंडिका है। साथ में हम टोलेमी और प्लिनी का भी विवरण देखेंगे। तो जो इंडिका है मूल रूप में बुक तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं इनके उद्धरण लिखे हुए हैं। ठीक है? तो बस वहीं से इकट्ठा करके ये इंडिका से हमने जानकारी कलेक्ट की हुई है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में क्या है, मौर्यकालीन भारत के प्रशासन और समाज पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है। जैसे इसी इंडिका में क्या लिखा हुआ है, कि जो पाटलिपुत्र का प्रशासन है वो समितियों द्वारा चलाया जाता था और भारत में दास प्रथा नहीं थी। किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार। फिर हम टोलेमी और प्लिनी देखते हैं, इनके लेखों का विवरण भी है। ये क्या-क्या जानकारी उपलब्ध कराते हैं, प्राचीन भारत की भौगोलिक और व्यापारिक जानकारी प्रदान करते हैं। फिर उसी समय कुछ चीनी यात्री भी आए हैं, फाहियान आया है, विंगसांग आया है। ठीक है? तो फाहियान और ह्वेंसांग इन्होंने क्या किया है, बौद्ध तीर्थ यात्रियों की यात्रा वृत्तांत है ये। एक तरह से चीन से बौद्ध धर्म की जानकारी को एकत्र करने के लिए आए थे भारत। इनमें जैसे फाहियान है, तो ये तो गुप्त काल में आया था, जैसे ह्वेंसांग है ये हर्षवर्धन के समय आया था। तो ये क्या जानकारी उपलब्ध कराते हैं प्राचीन भारत की, गुप्त काल की और हर्षवर्धन के काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को दर्शाते हैं। इसके बाद हम छोटा-सा निष्कर्ष देख लेते हैं। ये साहित्यिक स्रोत पुरातत्व और अन्य साक्ष्यों के साथ मिलकर प्राचीन भारत के इतिहास का एक व्यापक और विस्तृत चित्र प्रस्तुत करने में सहायक। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, इनमें सही से जानकारी नहीं लिखी, अगर इनकी पुष्टि हम किससे कर दें, जो दूसरे साक्ष्य है, ठीक है, जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों से अगर हम पुष्टि कर दें, तो फिर ये बात पुष्ट हो जाती है कि जो साहित्यिक स्रोतों में जानकारी लिखी है वो सत्य है। इसको अगर हम ब्रीफ करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा, तो साहित्यिक स्रोत देखे।
ये साहित्यिक स्रोत है हमारे। तो जो साहित्यिक स्रोत है उसमें पहले हमने क्या देखा है, तो धार्मिक साहित्य देखा है। तो हमने ब्राह्मण साहित्य में पहला क्या देख लिया है, वो धार्मिक साहित्य में पहला देख लिया है, इसमें हमने ब्राह्मण साहित्य है। इसमें क्या क्या रहेंगे, वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, महाकाव्य है, सूत्र है। अब इसमें दूसरा क्या देखा हमने, बौद्ध साहित्य देखा, जैन साहित्य देखा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का अगर हम सिनॉप्सिस देखें, क्या था हमारा क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत पहला क्या है हमारा, धार्मिक साहित्य है। इसमें ब्राह्मण साहित्य, इसमें क्या क्या हमारा, वेद है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है, महाकाव्य है, सूत्र है और पुराण है। ठीक है, ये एक भाग हो गया। फिर इसी में धार्मिक साहित्य में हमने दूसरा क्या देखा है, तो बौद्ध साहित्य है, त्रिपिटक है और जातक कथाएं हैं। ठीक है, त्रिपिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षा है और बौद्ध संघ के नियम विनियमन है। जातक कथा में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इसी तरह से धार्मिक साहित्य में तीसरा कौन है, तो जैन साहित्य है। इसमें अंग और उपांग है, जैन का दर्शन है पूरा इसमें। फिर प्राचीन भारतीय साहित्य के स्रोत का दूसरा रूप क्या है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं साहित्य का। दूसरा है धर्मेतर साहित्य, यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसमें पहला क्या है जी हमारा, कलर ये ले लेते हैं, तो ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें हमारा क्या है, पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, दूसरा बाणभट्ट का हर्षचरित्र है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या देखा था हमने, तो मौर्यों की जानकारी मिलती है। दूसरा बाणभट्ट का हर्षचरित्र हो गया। तीसरा है हमारा विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, कलहन की राजतरंगिणी है, इसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास है। फिर साहित्यिक स्रोतों का दूसरा जो धर्मेतर साहित्य था, इसी का दूसरा भाग क्या है हमारा, तो विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण में हमने किस किसका देखा, यूनानियों का और चीनी यात्री का। तो यूनानियों में मेगस्थनीज है। ठीक है, मेगस्थनीज ने क्या किया है, तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। फिर चीनी है, तो फाहियान, और फाहियान से क्या है, गुप्त काल है की जानकारी मिलती है। ह्वेंसांग से हर्षवर्धन के काल की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का सिनॉप्सिस हो गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत क्या था, पहला धार्मिक साहित्य और उसमें ये 3 भाग, और दूसरा था धर्मेतर साहित्य, उसमें ये 2 भाग। इससे पहले हमने यहाँ पे भूमिका लिखी थी पहले भाग में, ये दूसरा मेन बॉडी हो गया, और यहाँ पे तीसरा निष्कर्ष हो जाएगा हमारा। तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूरा। तो जब हम अपने नोट्स बनाएं, तो इन को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है अच्छे से। इतना सा भाग है इस क्वेश्चन का उत्तर। जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, यही तो सब लिखते हैं। तो हमने बड़े अच्छे से कर लिया, पहले डिटेल में कर लिया और फिर हमने पूरा सिनॉप्सिस भी देख लिया इसका।